वेलकम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की टॉप 10 सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक्स हो, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सारे इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैंने स्टैटिक जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका पहला वीडियो डिफेंस एक्सरसाइज का मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस पार्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने इंडिया के साथ जितने भी देशों की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, जितने भी युद्धाभ्यास हैं, उन सब के नाम बताए हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम नोकिया कंपनी को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सौंपा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा नासा ने। तो अभी नासा ने नोकिया को चंद्रमा पर 4G नेटवर्क बनाने का काम सौंपा है। अब ये पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो द हिंदू लिखता है, यानी कि द हिंदू न्यूज़ के अनुसार, घर पर आपको फ़ोन सिग्नल पाने के लिए परेशानी होती है, लेकिन हो सकता है कि आपको चंद्रमा पर बेहतर नेटवर्क जरूर मिलेगा। दरअसल नासा का टारगेट 2024 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा पर ले जाने का है, यानी कि नासा ने 2024 तक चंद्रमा पर इंसानों को फिर से ले जाने का एक टारगेट बना लिया है। इसके लिए वह प्रोजेक्ट आर्टेमिस पर काम कर रहा है। कोशिश है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री लंबे समय के लिए रहते हैं, साल भर के तक लोग वहां पे अंतरिक्ष स्टेशन में रह जाते हैं, इसी तरह से चांद पर लंबे समय तक मनुष्य रह सके, ताकि वहां पे खुदाई का काम हो सके और रिसर्च भी हो सके। तो इनका उद्देश्य यह है कि जिस तरह से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में लोग सालों तक रह सकते हैं, उसी तरह से चंद्रमा पर भी लोग सालों तक रह सकें और वहाँ पे खुदाई का काम कर सकें, रिसर्च कर सकें। यह भी प्लान है कि मंगल और सभी अन्य ग्रहों पर मिशन भेजने का काम चांद से ही किया जाए, ताकि उसकी बहुत भारी लागत और समय की बचत हो सके। इसके लिए चूँकि अभी ज़्यादा समय है, अभी क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, इसलिए ये प्रोग्रेस करने में टाइम लगेगा। तो इसके लिए चूँकि ज़्यादा लोग चांद पर रहेंगे तो सेलुलर नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी, इसलिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। चांद पर सेलुलर नेटवर्क के लिए नोकिया का सिलेक्शन किया गया है। नोकिया ने कहा है कि अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम 2022 के अंत में चंद्रमा की सतह पर बनाया जाएगा। इसके लिए नोकिया कंपनी ने टेक्सास बेस्ड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कंपनी के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? नोकिया ने इसके लिए टेक्सास बेस्ड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कंपनी के साथ साझेदारी की है। यह कंपनी जरूरी इक्विपमेंट को चांद पर पहुंचाएगी। इसके बाद नोकिया चंद्रमा पर 4G LTE कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित करेगा। नोकिया का कहना है कि चांद पर सेलुलर नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों को आवाज़ और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधाएं देगा, साथ ही टेलीमेट्री और बायोमेट्रिक डेटा एक्सचेंज और रोवर्स और अन्य रोबोटिक डिवाइसेस को तैनात और रिमोटली कंट्रोल करने के लिए भी अनुमति देगा। तो ये पूरा इनका प्रोग्राम है। 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर भेजने का पूरा प्लान बना लिया है और इसमें काम जोरों से चल रहा है। इसके लिए नासा ने नोकिया को 100 करोड़ से भी अधिक पैसे दिए हुए हैं और अभी भी आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग बताएं। क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 4th। तो अभी एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी हुई है, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 4 है।
ये क्या है, ये एक एशिया के जितने भी पूरे वर्ल्ड के देशों का एक रैंकिंग जारी होता है कि एशिया में किस देश का प्रभाव कितना है। तो इसमें भारत का चौथा स्थान है। इसको भी ज़रा डिटेल में जानते हैं। तो भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर प्रभावित करने की क्षमता रखता है। रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जो है वो सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। भारत को 100 में से 37.7 अंक मिले हैं, यानी कि 37.7 अंक में 39.7 अंक मिले हैं, लेकिन यह अंक पिछले साल से 1.3% कम है। मतलब कि 3%, पिछले साल से 3% कम है इस साल। भारत ने साल भर में अपनी आर्थिक क्षमता में वृद्धि की है और सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाया है, लेकिन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में कमी आई है, इसीलिए यह 3% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भारत की स्थिति जानी है और सबसे पहला देश की स्थिति जानेंगे कि कौन सा सबसे शक्तिशाली देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अपना प्रभाव रखने की क्षमता रखता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा यूएसए। तो अभी यूएसए एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने वाला सबसे शक्तिशाली देश है। चीन दूसरे स्थान पे है और जापान तीसरे स्थान पे है। तो ये फर्स्ट 3 आपको याद रखने हैं और भारत चौथे स्थान पे है। यूएसए पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर है। आप सोच रहे होंगे कि ये एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका कैसे? जरूर जाहिर सी बात है कि ये जानने वाली बात है कि एशिया की बात हो रही है तो इसमें अमेरिका कैसे? तो ये रैंकिंग में इस बात को देखा जाता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन सा देश कितना प्रभावशाली है, चाहे वो एशिया का हो या फिर ना हो। इसमें टॉप 10 देशों की लिस्ट जारी की गई है जो हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान, फोर्थ पे है भारत, फिफ्थ पे है रूस, 6 पे है ऑस्ट्रेलिया, 7 पे है दक्षिण कोरिया और 8वें पे है सिंगापुर, 9 पे थाईलैंड और 10 पे है मलेशिया। तो क्या है एशिया पावर इंडेक्स, ये भी एक बार जान लेते हैं। तो इसे सिडनी स्थित लावी इंस्टीट्यूट जारी करता है। दुनिया भर में इसे इंडेक्स की मान्यता होती है, मतलब दुनिया भर में इस इंडेक्स को माना जाता है, इसकी मान्यता दी जाती है। इस इंडेक्स को बनाने के 8 मानक है। ये जो इंडेक्स है इसको तय करने के लिए 8 मानकों पर परीक्षण किया जाता है, उसके बाद ये इंडेक्स बनाया जाता है। अब कौन कौन से मानक हैं? तो सबसे पहले आर्थिक संसाधन देखा जाता है, सैन्य ताकत देखा जाता है, लचीलेपन देखा जाता है, भविष्य के संसाधन देखा जाता है ताकि भविष्य में कौन से देश के पास संसाधन उपलब्ध रहेगा, आर्थिक संबंध देखा जाता है, रक्षा नेटवर्क देखा जाता है कि दूसरे देशों के साथ कैसा डिफेंस रिलेशनशिप है, डिफेंस नेटवर्क कैसा है, राजनीतिक प्रभाव देखा जाता है देश का और सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता है। तो ये 8 मानकों पर इसका परीक्षण किया जाता है और ये लिस्ट जारी की जाती है। अमेरिका की स्थिति। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने पहले स्थान को तो बचा लिया है, लेकिन अगले 2 साल में पहले 10 अंकों की बढ़ोतरी अब घटकर आधी रह गई है। क्योंकि अमेरिका का जो स्थान है वो पहले बढ़ा हुआ था, लेकिन अब 10 अंक घट चुका है। अमेरिका ने 81.6 का स्कोर हासिल किया है। चीन और अमेरिका के स्कोर में अंतर घट रहा है, यानी कि चीन जो दूसरे स्थान पे है उसका अंतर घट रहा है। खासतौर पर कोविड-19 ट्रेड वार और कई बहुपक्षीय समझौते के साथ हाथ खींचने की वजह से एशिया में उसका प्रभाव पिछले सालों की तुलना में कम हुआ है। क्योंकि आप देख रहे होंगे ट्रंप की राजनीति कुछ खास प्रभावकारी नहीं हुई है, इसकी के वजह से ये ऐसा हुआ है। लेवी इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी 2024 तक का समय लग सकता है, जो कोविड-19 की वजह से हुआ है। चीन की स्थिति जान लेते हैं। तो चीन लगातार तीसरे साल दूसरे स्थान पर काबिज है अपना एशिया में अपना प्रभाव जमाने के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में। बावजूद इसके कि कोरोना संक्रमण जो है वो ऐसी गंभीर बीमारी चीन से उपटी और चीन इससे निकल गया और इसको छुपाया भी था और कूटनीतिक तौर पर अपना दबदबा कायम करने में भी आगे रह गया है चीन।
हालांकि इस बात की अधिक संभावना है कि चीन इस दशक के आखिरी तक अमेरिका से भी आगे निकल जाए। ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार चीन आगे बढ़ रहा है वो अमेरिका से भी आगे निकल जाए एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में। जापान की स्थिति जान लेते तो जापान तीसरे स्थान पर मौजूद है। जापान ने भी भारत की तरह ही अपने रक्षा नेटवर्क को बढ़ाया है। जापान के लिए कहा गया है कि वह कम संसाधनों के बावजूद बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब सबसे जरूरी है भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति जान लेते हैं। तो भारत को सुपर पावर बनने में समय लगेगा, ऐसा इस लिस्ट के अंतर्गत कहा गया है। दक्षिण एशिया में भारत को नए लोगों के साथ विकास को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत में चीन की आर्थिक आउटपुट के 40% तक पहुंचने में अभी 10 साल और लगेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। पिछले साल का अनुमान था कि भारत 2030 तक चीन की आर्थिक आउटपुट के 50% तक पहुंच जाएगा, लेकिन कोविड-19 के कारण यह 2030 तक मात्र 40% में भी पहुंचने में 10 साल लगेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 वीमेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा। तो नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 वीमेंस सिंगल का खिताब जीता है। बैडमिंटन में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने वीमेंस सिंगल को 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर ये खिताब हासिल किया है। विजेता की घोषणा 18 अक्टूबर को हो गई है। डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट 13 से 18 अक्टूबर तक ओंडेस स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित किया गया था। कैरोलिना मारिन स्पेन की हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क ओपन 2020 खिताब में मेंस सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पिछला क्वेश्चन वीमेंस का था, ये मेंस का है। तो आंसर होगा एंडरसन एंटोन सेन। एंडर्स एंटोन सेन। तो दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन ने यह खिताब अपने नाम किया है। वह डेनमार्क के ही हैं। उन्होंने रैसमस जेमके को मेंस सिंगल के फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो अभी 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। यह दिन ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 की थीम थी दैट ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं। इसमें हड्डियों में छेद हो जाते हैं, जिसके कारण हल्की सी चोट लगने पर भी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो इसलिए यह हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की 50वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने का न्योता दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा बांग्लादेश। तो अभी अगले साल बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें न्योता दिया गया है। तो 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो जाएंगे और इसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा जश्न का आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने यह खबर साझा की है। बांग्लादेश के नवनियुक्त उच्चायुक्त विक्रम डोराइसवाई ने ढाका में बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल्ला मोमन से एक शिष्टाचार मुलाकात की थी। विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा के माध्यम से अपने द्विपक्षीय मुद्दों को हल करके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मधुर बनाने के माध्यम से हमने सारी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। इससे पहले प्रधानमंत्री बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश जाने वाले थे। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता और वहां के प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन कोविड-19 के कारण उनकी यह यात्रा रद्द कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ
IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी। तो अभी डॉक्टर माइकल ईरानी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर माइकल ईरानी का जन्म मुंबई में हुआ है। वह तमाम अजान की जगह लेंगी। किसकी जगह लेंगी? तमास अजान की जगह लेंगी। माइकल ईरानी 1955 से 1999 तक यूरोपियन भारोत्तोलन महासंघ EWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। IWF के अध्यक्ष तमास अजान ने अप्रैल 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक डॉक्यूमेंट्री में भ्रष्टाचार और डोपिंग उल्लंघन के आरोप लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आयोडीन अल्पात विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा 21 अक्टूबर। तो अभी 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पात विकास निवारण दिवस मनाया गया है। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ किया। 1992 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पात विकार नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया था। इस कार्यक्रम में आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रचार पर ध्यान दिया जाता है। देश में 7 करोड़ 10 लाख लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं हर साल। आयोडीन मानव विकास के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से थायराइड बीमारी हो जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा एजेंसी ने मेरी सहेली पहल शुरू की है? मेरी सहेली पहल, तो अभी RPSF ने मेरी सहेली पहल शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब ये पहल क्या है? तो शुरुआत में इसे UP एक्सप्रेस में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ट्रेन में यात्रा करने वाली यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल की टीम ट्रेन में रहेंगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब है कल के वीडियो का आंसर। कल हमने पूछा था भारत में रूस की किस कोरोना वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दी है? आंसर होगा स्पुतनिक V। तो भारत ने अभी रूस के स्पुतनिक V को मंजूरी दे दी है। भारत में सेकेंड और थर्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब है आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक बार आपसे लास्ट में फिर से कहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट डेली बेस पे करंट अफेयर्स की वीडियो आप तक लेकर आते हैं। और मैंने आपके लिए स्टैटिक जीके, जैसे कि भारत के सभी राज्यों के जितने भी इंपॉर्टेंट जीके हो सकते हैं उनकी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। डिफेंस एक्सरसाइज, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं इंडिया के बारे में, पॉलिटी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब के वीडियो मैंने आपको अपलोड करना शुरू कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सब की वीडियो आप आराम से देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करने में बेहद ही मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।